हेलो दोस्तों। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा था आंकड़ों के संकलन की जनगणना तथा प्रतिदर्श विधियां, ठीक है, ये चैप्टर चल रहा था हमारा चैप्टर नंबर 3 पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं हम। ठीक है, पार्ट नंबर 1 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था और सबसे पहले हम ना डिफरेंस करने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंस हमारा जो है वो जनगणना या जिसको संगणना विधि भी कहते हैं और प्रतिदर्श विधि जो है इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसको हम कहते हैं सेंसस मेथड। ये हमारा होता है सैंपलिंग मेथड। तो सेंसस और सैंपलिंग में डिफरेंस हिंदी में हम करने वाले हैं। क्लियर है? देखो इसमें ये डिफरेंस मैं अलग से वीडियो की फॉर्म में भी डालूंगा और चैप्टर के साथ तो बेटा डलेगी, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, देखो मैंने अभी 4 पॉइंट लिखे हैं, मैं 2-3 पॉइंट अभी और लिखूंगा तो काफी अच्छा खासा कंटेंट मैं आपको दे दूंगा। अगर पेपर में अगर इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस आता है तो आप डिफरेंस लिख सकते हो बड़े प्यार से, आपको डिफरेंस मिल जाएंगे तकरीबन 6 से लेकर 7 पॉइंट मैं आपको दे दूंगा। और अगर नोट पूछता है कि संगणना विधि या जनगणना विधि क्या होती है तो आप आराम से नोट भी लिख सकते हो पर्टिकुलर इसके ऊपर और प्रतिदर्श विधि के ऊपर भी, ठीक है ना। तो नोट के फॉर्म में भी आपका मदद कर जाएगा ये और साथ में डिफरेंस तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं। क्लियर है? तो यहीं पे डिफरेंस याद कर लेते हैं वीडियो में फटाफट से। देखो क्या लिखा हुआ है, जनगणना विधि होती क्या है। इसने बोला इसके अंतर्गत, मैंने बताया था ना इसमें, इसके अंतर्गत प्रत्येक इकाई के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। यानी यहाँ पे आप हर एक आइटम को स्टडी करते हो। जनगणना विधि वो विधि होती है जिसमें आप हर एक आइटम को स्टडी करते हो, यानी प्रत्येक इकाई के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। जबकि जो प्रतिदर्श विधि होती है इसमें कुछ विशेष इकाइयों को चुनकर, यानी कुछ विशेष इकाइयों को या विशिष्ट इकाइयों को चुनकर अध्ययन किया जाता है। इसको कहते हैं सैंपलिंग मेथड। क्लियर हो गया? तो उसमें कुछ को चुन करके बाकियों का नतीजा निकाला जाता है। उसमें कहा था 1 करोड़ मैगी के पैकेट है, यार 1 करोड़ मैगी पैकेट कौन चेक करेगा कि वो ठीक है कि नहीं है। तो हम बीच बीच में से कुछ पैकेट निकाल लेंगे और उनको चेक करेंगे। उनको चेक करने के बाद अगर वो सही निकले, जो हमने गिने चुने निकाले हैं 100,000 पैकेट, अगर वो सही निकले तो हम बोलेंगे बाकी भी सही है, और अगर यही गलत निकल गया तो हम बोलेंगे बाकी भी गलत है। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ विशेष इकाइयों को ही हम यहाँ पे चुनेंगे और उसके आधार पर हम अध्ययन करके बताएंगे कि बाकी सही है या नहीं है। इस विधि के द्वारा सूचना प्राप्त करने में अधिक समय, अधिक धन, परिश्रम सब अधिक लगता है, कि खुद से जाना पड़ता है, खुद से डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, तो उसमें काफी ज्यादा समय, धन और परिश्रम लगता है। तो सीधी भाषा में बोलूं तो ये बहुत ज्यादा खर्चीली विधि है। खर्चीली विधि ये मितव्ययी होती है बेटा। मितव्ययी का मतलब होता है इकोनॉमिकल है ये, ठीक है, कम खर्चीली है ये, क्योंकि इसके द्वारा सूचना प्राप्त करने पर, इस विधि के द्वारा सूचना प्राप्त करने पर समय हो गया, धन हो गया, परिश्रम हो गया, ये क्या होता है, कम लगता है। क्लियर हो गया? 2 पॉइंट बिल्कुल आराम से सीधे सीधे आपको मैंने खत्म करवा दिया, ठीक है ना। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूं। चलो बच्चा, बाकी बच्चा चैप्टर बेटा साथ साथ चल ही रहे। 2 चैप्टर ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, तीसरा चैप्टर भी खत्म होने के कगार पे, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो स्टार्ट में पूरी देने वाला आपको हिंदी में। उसके बाद यह विधि अनुसंधान के उन क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त है। यह विधि अनुसंधान के यानी इन्वेस्टिगेशन के उन क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त है जहां अनुसंधान का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। जहां अनुसंधान का क्षेत्र सीमित होगा वहां के लिए ज्यादा अधिक उपयोगी है, क्योंकि आपको एक एक के पास खुद जाना पड़ता है, क्या करने के लिए, गणना करने के लिए। तो भाई साहब आप कहां तक जाओगे, तो इसलिए यहाँ पे सीमित क्षेत्र होना जरूरी होता है। जबकि यहाँ पे बात करें ये उन क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त है जहां अनुसंधान का क्षेत्र क्या हो, विशाल हो, बड़ा हो, तो वहां पे इसको लगा सकते हैं। क्लियर है? 3 पॉइंट समझ में आ गया। पहले में क्या बोला, इसमें प्रत्येक इकाई के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, इसमें कुछ विशेष इकाइयों को चुन करके उनका अध्ययन किया जाता है और उसके बाद उनके आधार पर बाकियों का नतीजा निकाला जाता है। इसमें समय, धन, परिश्रम अधिक लगता है, अर्थात ये बहुत खर्चीली विधि है, अधिक खर्चीली विधि है। ये मितव्ययी है, मतलब इकोनॉमिकल यानी कम खर्चीली है, इसमें समय, धन, परिश्रम कम लगता है। इसकी बात करें तो ये अनुसंधान के उन क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त है जहां अनुसंधान का क्षेत्र सीमित होता है। यह अनुसंधान के उन क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त है जहां अनुसंधान का क्षेत्र क्या होता है, विशाल होता है, बड़ा होता है। और यहाँ पे क्या होता है, सीमित मतलब छोटा होता है, ठीक है। तो छोटा यहाँ पे बड़ा होना चाहिए क्षेत्र, ठीक है ना। आगे, जहां समग्र की इकाइयों में विभिन्नता, क्या बोल रहा है, जहां समग्र की इकाइयों में विभिन्नता हो, क्या हो, विभिन्नता मतलब होता है अलग अलग होना। अर्थात समग्र की इकाइयां अगर भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, अलग अलग विशेषताओं वाली है, तो वहां जनगणना विधि आप लगाओगे, क्योंकि आप हर एक आइटम को स्टडी करोगे तो फिर चाहे वो अलग हो चाहे वो सेम हो, आप आराम से स्टडी करके अच्छे नतीजे निकाल सकते हो। तो उसने बोला यहाँ जहां समग्र की इकाइयों में विभिन्नता हो, वो अलग अलग हो, भिन्न भिन्न विशेषताओं वाली हो, वहां जनगणना विधि लगाना अधिक उपयोगी है, उसी से रिजल्ट अच्छे आएंगे। बट जहां समग्र इकाइयां समरूप हो, एक जैसी हो, अर्थात समान विशेषताओं वाली हो, सजातीय बोल सकते हो, सजातीय, ये सजातीय होता है, ये विजातीय होता है।
ठीक है ना। तो जहां सजाती यानी एक जैसी विशेषताएं वाली हो वहां प्रतिदर्श विधि लगाना चाहिए। क्योंकि देखो अगर सैंपलिंग मेथड मैंने आपको बताया था, अगर मान लो मैंने कहा इस पे सैंपलिंग मेथड लगाओ, यहाँ पे क्या रखे मैंने, कुछ मैगी है, कुछ यिप्पी है, कुछ दूसरी नूडल्स है, कोई नूडल्स है, मैंने 50-60 तरह के नूडल्स रखे हैं। अब मैं कह रहा हूं सैंपलिंग मेथड निकालो, लगाओ उसमें, कैसे लगा दोगे आप, जगह जगह से कैसे चुनोगे बताओ, सब तो अलग अलग है, तो सबको टेस्ट करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे पैकेट्स अलग है, तो सारे पैकेट्स अलग है, सब अलग अलग विशेषताओं वाली है, तो सबको चेक करना पड़ेगा। बट अगर एक ही विशेषता वाली सारी मैगी के पैकेट है तो आप कुछ को चुन करके रिजल्ट निकाल सकते हो, ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो ना सैंपलिंग मेथड लगाते वक्त इकाइयों का समरूप होना बहुत जरूरी है, नहीं एक जैसा होना जरूरी है, तभी ये सैंपलिंग मेथड लग सकता है। और यहाँ पे आप अलग अलग होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें विभिन्नता होगी तो बहुत अच्छा लग जाएगा, क्योंकि इसमें तो हर एक आइटम को वैसे भी स्टडी करना है, तो अलग हो चाहे कैसा भी हो, जो आराम से लग सकता है मेथड, समझ में आ गया। बट ये सीमित क्षेत्र तक लगता है, छोटे अनुसंधान के लिए सही है, और यहाँ पे बड़े अनुसंधान के क्षेत्र के लिए सही है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है ना। तो फटाफट से यहां तक नोट डाउन कर लो, फटाफट दोस्तों, उसको जितनी जल्दी हो सके उतना नोट डाउन करो। हम आगे और पॉइंट बढ़ा रहे हैं इसमें, तो आगे बढ़ते हैं। काफी अच्छा खासा कंटेंट हमारे पास हो गया है। 4 पॉइंट हमने पढ़ लिए, बाकी के 3 पॉइंट ये रहे, ठीक है ना। इस विधि के अंतर्गत समूह यानी जो समग्र होता है कि सभी इकाइयों के आधार पर क्या निकाले जाते हैं, निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अतः इस विधि में उच्च स्तरीय शुद्धता पाई जाती है, यानी इस विधि के अंदर आप प्रत्येक इकाई का अध्ययन करते हो, इसलिए इस विधि के अंतर्गत जो है उच्च स्तरीय शुद्धता यहाँ पे पाई जाती है। क्लियर हो गया। जबकि इस विधि के अंतर्गत समूह की सभी इकाइयों के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाले जाते, सभी इकाइयों का अध्ययन तो होता ही नहीं है इसमें, जिसके कारण इस विधि में उच्च स्तरीय शुद्धता नहीं पाई जाती। क्लियर हो गया। चलो, यानी आपका 5वां पॉइंट भी क्लियर होता है। देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आपसे कोई संगणना या जनगणना विधि पूछेगा तो आप आराम से लिख सकते हो, 7 पॉइंट बहुत है लिखने के लिए। ऊपर से मैं हिंदी में क्लासेस दे रहा हूं तो आप वहां से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। वैसे 7 पॉइंट बहुत है, ठीक है। और प्रतिदर्श पूछता तो उसके लिए भी 7 पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिए, और अगर डिफरेंस पूछता तो बल्ले बल्ले तुम पे है पॉइंट अच्छे खासे, सारे आसान पॉइंट है, कोई भी कठिन नहीं है। 6वां पॉइंट याद करते हैं। इस विधि के अंतर्गत जो प्राप्त सूचना पर संदेह होने पर, अगर आपको लगे कि यार ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो भाई साहब उसकी सत्यता की जो जांच होगी ना, करना क्या है, बहुत कठिन है। दोबारा से फिर एक एक को स्टडी करोगे, कहां गलती है कैसे पता करोगे, तो बहुत कठिन है। जबकि इस विधि के अंतर्गत सत्यता की जांच कैसे करोगे आप, इसने बोला अन्य प्रतिदर्श को लेकर। अब ये सैंपल में दिक्कत लग रही है तो भाई दूसरे सैंपल ले लो, सैंपल लेकर उनको चेक कर लो, तो इसमें सत्यता की जांच कर सकते हो आप आराम से। इस सैंपल में दिक्कत लग रही है, दूसरे सैंपल उठा लो, ठीक है ना। चलो, इसके अंतर्गत समग्र यानी जो समूह होता है कि प्रत्येक इकाई के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है, कि आप हर एक आइटम को स्टडी करने वाले तो बेहतर विस्तृत मतलब गहन इंटेंसिव एग्जामिनेशन आप कर सकते हो, ठीक है ना। यानी यहाँ पे गहन यानी विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो, एक्सटेंसिव बोल सकते हो, ठीक है ना। इसके अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई के संबंध में विस्तृत सूचना प्राप्त नहीं की जाती, क्योंकि भाई कुछ ही सैंपल तो हमें चेक करने होते हैं, तो केवल की जाती तो केवल प्रतिनिधि मदों के बारे में, प्रतिनिधि मदे मतलब जो सैंपल मदे हैं के बारे में ही सूचना प्राप्त की जा सकती है बस। तो क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, इस विधि के अंतर्गत समूह की सभी इकाइयों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इसलिए यहाँ पे उच्च स्तरीय शुद्धता पाई जाती है। इसमें सभी के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाले जाते, अर्थात यहाँ पे उच्च स्तरीय शुद्धता नहीं मिलेगी। इसमें अगर आपको लगे कि आपको संदेह हो रहा है, ठीक है, अपने रिजल्ट्स पे जो आपने निकाले हैं, तो उसमें सत्यता की जांच करना भाई साहब बहुत कठिन है, नहीं हो पाएगी इतनी आसानी से। दोबारा तो शुरू से सारा कलेक्ट करो, बहुत दिक्कत होगी। बट इसमें अगर आपको संदेह हो रहा है तो कोई बात नहीं, अन्य सैंपल ले, दूसरे सैंपल ले लो, कोई बात नहीं। यहां से आपने 10 पैकेट उठाए थे मैगी के, चलो वहां से उठा लो, इस बार देख लो, तो अन्य प्रतिदर्श लेकर के कर सकते हो, ठीक है ना, प्रतिदर्श लेकर के। इसके अंतर्गत समग्र यानी जो समूह की प्रत्येक इकाई के संबंध में विस्तृत सूचना प्राप्त की जा सकती है, कि आपके हर किसी आइटम के बारे में जानकारी होती है तो आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हो। बट यहाँ पे विस्तृत जानकारी प्राप्त तो प्रत्येक के बारे में तो नहीं कर सकते, बट हाँ जो आपने प्रतिनिधि मदे जो सैंपल उठाए उनके बारे में आपको पता रहेगा, ठीक है। तो इस डिफरेंस को मैं यही खत्म कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर, और मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर देता हूं उन बच्चों के लिए जो कि सिर्फ क्या चाहिए था, उनको सिर्फ डिफरेंस चाहिए था। बाकी मैं कैरी ऑन आगे बढ़ा रहा हूं चैप्टर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास प्रतिदर्श के आवश्यक तत्व, यानी जो सैंपलिंग मेथड है उसके आवश्यक तत्व क्या है, और यानी एक अच्छे प्रतिदर्श के गुण, उसमें क्या क्या गुण देखने को मिलते हैं। तो उसने बोला देखो एक अच्छे प्रतिदर्श के गुण ये होते हैं कि वो इसमें प्रतिनिधित्व की चीज देखी जाती है।
प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि अगर आप जिन सैंपल्स को, जिन चीजों को आप चुन रहे हो, जिन इकाइयों को आप चुन रहे हो, उनका चयन कर रहे हो, वो बाकी को क्या करे, बाकियों का प्रतिनिधित्व करे, यानी उनके हिसाब से दूसरों का निष्कर्ष निकाला जा सके, दूसरों को सही या गलत या उनके ऊपर जो भी आपको मतलब कंक्लूजन देना वो आप दे सको। बात को समझो। तो एक अच्छे प्रतिदर्श के अंदर जो गुण होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो प्रतिनिधित्व करे किसका, बाकी का। 1 करोड़ मैगी के पैकेट पड़े हुए थे, मैंने 1000 पैकेट निकाले, तो वो 1000 पैकेट इस तरह से निकालने कि वो दूसरों का क्या कर सके, प्रतिनिधित्व कर सके, उनके हिसाब से हम बता सके कि बाकी जो मैगी के पैकेट है वो सही है या बेकार। समझ में आ गया। नंबर 2, जो प्रतिनिधित्व यानी जो इकाई होनी चाहिए वो स्वतंत्र होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। अर्थात किसी एक इकाई का प्रतिदर्श में शामिल होना दूसरी इकाई पर निर्भर नहीं करना चाहिए। यानी अगर आप एक इकाई को प्रतिदर्श यानी सैंपलिंग में, सैंपल में अगर आप ले रहे हो तो वो इस तरह से, वो ऐसे डिपेंड नहीं होनी चाहिए कि दूसरे के होने के कारण वो डिपेंड हो। बात को समझो ना, उसका प्रतिदर्श में शामिल होना दूसरी इकाई पर निर्भर नहीं करना चाहिए। वो अलग है, ये अलग। मैं ये नहीं कह रहा हूं गुड्स अलग अलग, गुड्स तो एक ही होगा, सारे मैगी के पैकेट होंगे, मगर जो प्रतिदर्श होगा बेटा स्वतंत्र होगा। सारे मैगी पैकेट तो एक जैसे हैं तो आप कोई सा भी ले सकते हो, ये नहीं कि इसको शामिल करना जो है ना उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ गया ना। तो उसने बोला पहला प्रतिनिधित्व करना है, दूसरा स्वतंत्र होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र। नंबर 2, नंबर 3, समरूप होनी चाहिए, सजाती होनी चाहिए, यानी वो सारे के सारे मैगी के पैकेट ही होने चाहिए, उसमें अलग अलग टाइप के गुड्स नहीं होने चाहिए। बात समझ गया ना। अगर आप लाइफ बॉय साबुन को अगर चेक कर रहे हो तो सारे लाइफ बॉय होने चाहिए। अगर आप उसमें बीच में डिटॉल और क्या नाम है बहुत सारे जो आते हैं, लक्स, जो वो जितने भी साबुन आते हैं, अगर आपने वो भी रखे हुए तो बेटा इसमें सैंपलिंग नहीं लग सकता। सैंपलिंग सिर्फ वही लगता है जहां एक जैसी इकाइयां हो और वो एक दूसरे से स्वतंत्र हो। इसका मतलब आप किसी को भी चुन लो, वो दिक्कत नहीं, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ में आ गया। चलो आगे, पर्याप्तता होनी चाहिए। यानी आपको सैंपल का मतलब ये नहीं अगर आप 1 करोड़ पैकेट चेक करने जा रहे हो, आपने कहा मैं एक ही पैकेट देख करके बता दूंगा, भाई 1 करोड़ एक पैकेट से क्या पता चलेगा आपको, तो कम से कम पर्याप्त मात्रा में आपको सैंपल लेने हैं। इसने बोला अर्थात प्रतिदर्श में सम्मिलित इकाई पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। सैंपल में जो आप इकाइयां ले रहे हो ना वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए ताकि निष्कर्षों में विश्वसनीयता और शुद्धता आ सके। तो 4 मैंने बता दिया आपको। पहला, जो आप प्रतिदर्श निकालो वो दूसरों का प्रतिनिधित्व कर सके, स्वतंत्र होनी चाहिए, यानी एक इकाई का प्रतिदर्श में शामिल होना दूसरे पर निर्भर नहीं करना चाहिए, सारी इकाइयां समरूप यानी सजातीय होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, और चौथा उसने बोला पर्याप्तता होनी चाहिए, यानी इतना पर्याप्त सैंपल निकाल लो कि जिससे जो आंकड़े जो हम निष्कर्ष निकाले लास्ट में वो क्या हो, वो विश्वसनीय हो और शुद्ध हो। क्लियर हो गया ना, क्या हो, शुद्ध। चलो यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं प्रतिदर्श की विधियां। बेटा देखो अलग अलग बुक में विधियों को अलग टाइप से फ्रेम कर रखा है। बात समझ गया ना। कोई देव दर्शन बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो टेंशन मतलब मैं सारे नाम लिखने वाला हूं। मैंने आपके 6 विधियां लिखी है अकॉर्डिंग टू टी.आर. जैन। ठीक है, मैंने 6 विधियां लिखी है, मगर मैं इनके जो दूसरे नाम है वो भी मैं लिखूंगा और इंग्लिश में जो नाम होंगे वो भी लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ सके इंग्लिश में जो नाम है इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको। एक नंबर 2, इनके जो दूसरे नाम है जो कि बुक में नहीं मिलेंगे आपको, फिर भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि कोई भरोसा नहीं, पेपर में कोई भी नाम आ सकता है ना, तो हमें पता होना चाहिए। तो अभी तो मैंने बिल्कुल सिंपल से वो नाम लिखे हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, बट जब मैं इनको डिफाइन करूंगा तो मैं इनको वो नाम भी लिखूंगा बेटा जो आपकी बुक में शायद ना हो। क्लियर हो गया ना। तो पहली विधि है आपकी यादृच्छिक, या दो के नीचे वो ड्रॉ होता है ना ऐसा, तो यादृच्छिक प्रतिदर्श। नंबर 2 सविचार, सुविचार नहीं है, यहाँ पे कोई नैतिक शिक्षा नहीं देनी, ये सविचार है, सविचार प्रतिदर्श। उसके बाद स्तरित प्रतिदर्श, व्यवस्थित प्रतिदर्श, कोटा प्रतिदर्श, ठीक है ना, और सुविधाजनक या सुविधानुसार प्रतिदर्श। तो सुविधानुसार प्रतिदर्श। क्लियर हो गया। तो कितने हो गए, 3 और 3 6 हो गए। ठीक है ना, इस तरह से आप बना लीजिए। अब एक एक को डिफाइन करते हैं और तब समझते हैं इनके दूसरे नाम भी क्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो पहली विधि कौन सी थी, यादृच्छिक प्रतिदर्श, जिसको दैव निदर्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना, यानी रैंडम सैंपलिंग। ये क्या होती है, देखो यह विधि प्रतिदर्श की सर्वोत्तम विधि है, सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, जिसके अंतर्गत जो समग्र की जो प्रत्येक इकाई है के प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने के क्या होते हैं, समान अवसर प्राप्त होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था बचपन में कि ताश की एक गड्डी जिसमें 52 पत्ते होते हैं, उनमें से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला गया, ऐसे पढ़ते थे ना, रैंडमली एक पत्ता निकाला गया। तो यार देखो जब हमने 52 के 52 पत्ते सामने रखे थे तो भाई सबको समान अवसर थे, कोई भी चुना जा सकता था। ठीक है ना,
तो यही वो कह रहा है बेटे, जब आप 52 के 52 पत्ते आप सामने रख रहे हो और उसमें से बोलो एक पत्ता चुनो, तो इसका मतलब क्या आपने सबको समान अवसर दिया था ना। ऐसा तो नहीं है आपने पहले कुछ पत्ते छुपा दिए थे, है ना। अगर आप कुछ पत्ते छुपा देते तो पहले, अब बाकी से 20 पत्ते मेरे सामने रखते, उसका मतलब समान अवसर तो थे ही नहीं भाई। क्या आपने क्या पक्षपात कर दिया, कुछ बचा लिया, कुछ को दिखाया सामने। आपने मेरे सामने 52 के 52 पत्ते रखे, आप कहा कि इनमें से एक पत्ता चुन लो, तो इसे कहते हैं समान अवसर प्रदान करना, ठीक है ना। चलो, तो यह विधि प्रतिदर्श की सर्वोत्तम विधि है, जिसके अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने के क्या होते हैं, समान अवसर होते हैं। समग्र जो प्रत्येक इकाई है उसका प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने का समान क्या होते हैं, अवसर होते हैं। आपने लॉटरी खेली होगी बचपन में, ठीक है ना। तो अगर मान के चलो रिंग वाला, चलो रिंग वाला समझते हैं, हम रिंग फेंकते थे, ठीक है। अब वहां पे सबको समान अवसर है, कोई भी चुना जा सकता है। आप जहां पे आपकी रिंग गई आपको मिल गया। या पर्ची निकालते थे, सबको समान अवसर, पर्ची में वहां पे अलग अलग टाइप की पर्ची थी, आपने कौन से निकाली वो मतलब डिपेंड करता, बट आपको समान अवसर दिए गए थे, उन पर्ची को समान अवसर दिए गए थे चुने जाने का, बट आपने कौन सी चुनी वो बेटा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलो, इसके चुनाव के लिए निम्नलिखित प्रयोग में निम्नलिखित विधियां उन्हें प्रयोग में लाया जाता है। इसके चुनाव के लिए निम्नलिखित विधियां प्रयोग में लाई जाती है। नंबर 1 बात करें तो लॉटरी विधि है आपके पास, और नंबर 2 है यादृच्छिक संख्याओं की तालिकाएं, यानी टेबल बना करके, जिसको हम बोलते हैं दैव संख्याओं की सारणी द्वारा, ठीक है, दैव संख्याओं की सारणी द्वारा। तो अब लॉटरी विधि क्या कहता है, देखो नाम से पता चला है, यह एक सरल और लोकप्रिय विधि है। इस विधि के अंतर्गत समग्र सभी इकाइयों की क्या बना ली जाती है, पर्चियां बना ली जाती है ना। और इसके बाद एक निष्पक्ष व्यक्ति को बुलाया जाता है जो पक्षपात ना करे, या किसी बच्चे को बुला लेंगे, या अनुसंधान करता जो खुद ही क्या कर सकता है, आंखें बंद करके उतनी पर्चियां निकाल लेगा उस डब्बे में से, उस जगह से, जितनी इकाइयां आपको प्रतिदर्श में शामिल की जानी है। आपको 10 बंदे चाहिए, तो हमने 1000 बंदों का क्या नाम है, एक पर्चे अब नाम लिख देते, पर्चे में हजार पर्चियां रखी हुई है। अब आंख बंद करके आप कोई सी भी 10 पर्चे निकाल लो, तो बिल्कुल सिंपल सा लॉटरी मेथड। क्या कह रहा है, यह एक सरल और लोकप्रिय विधि है। इस विधि के अंतर्गत समग्र की सभी इकाइयों की पर्चियां बना ली जाती है। इसके बाद एक निष्पक्ष व्यक्ति आएगा, बच्चा आएगा, या फिर अनुसंधान करता खुद भी कर सकता है, आंखें बंद करके, ठीक है, उतनी पर्चियां उठा लेगा जितनी इकाइयां प्रतिदर्श में शामिल की जानी है, यानी जितनी इकाइयों की हमें जरूरत है। ये तो यार मैं तो समझ में आ गया। अब आता दूसरा मेथड, कौन सा, तालिका बनाने वाला। तो इस विधि के अंतर्गत यादृच्छिक संख्याओं की, यानी ऐसी संख्या जो मुझे पता ही नहीं है, तो उन संख्याओं की सारणी की सहायता से, सारणी मतलब तालिका, टेबल बना करके, ठीक है, लकड़ी की टेबल नहीं बेटा, टेबल बनाते थे ना, जैसे यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे डिमांड है, तो 1 2 3 4 ऐसे करके टेबल बनी होती है ना, उसकी बात कर रहा है। या फिर आपने वो देखा होगा, क्या नाम है, आप मीन मीडियन मोड बनाते हो, तो मीन मीडियन मोड में आपको क्या तालिकाएं मिलती है ना, बनी हुई पहले से, ठीक है ना। तो वही चीज कह रहा, तो तालिका की सहायता से, तो इस विधि के अंतर्गत यादृच्छिक संख्याओं की सारणी की सहायता से प्रतिदर्श का चुनाव किया जाता है, यानी टेबल बनाई जाएगी, टेबल के अनुसार उस सैंपल का चुनाव किया जाएगा। इन सारणियों का निर्माण किसने किया, एवं नहीं बना बेटा, ये विद्वानों ने किया या संख्या शास्त्रियों ने किया हुआ है। ये जो टेबल है इसका निर्माण किसने किया है, विद्वानों ने या संख्या शास्त्रियों ने किया है। इन टेबल के अनुसार आप प्रतिदर्श को चुनते हो, ठीक है ना, यानी सैंपल को चुनते हो। इन विभिन्न सारणियों में सबसे जो बेस्ट है ना, वो है टिप्पट तालिका। ये नाम है बेटा तालिका का, ये टिप्पट तालिका जो है ना, वो अधिक प्रसिद्ध तथा प्रचलित है, ये वाली। इस तालिका ने पता इसने क्या कहता है, टिप्पट तालिका ने क्या करा हुआ है, 41,600 यानी 41,600 अंकों को लिया, उसे 4 अंकों की संख्याओं में बांट दिया। मतलब जैसे 41,600 है, ठीक है, ये टोटल संख्या उसने इतनी ली, उसको डिवाइड किया, मान लो 4 से करना, कितना आएगा, 4 1 4, अब 2 एक साथ उठाओगे तो पहले 0 लगेगा, 4 4 16 0 0। तो उसने इनसे इतनी अंकों से कितना 10,400 की 4 अंकों की संख्याओं का चुनाव किया, एक टेबल बना दी। अब इसके अनुसार आप क्या कर सकते हो, चुन सकते हो, ठीक है। तो बट ये तो जनरल नॉलेज पर्पस के लिए बताया, आपको बस इतना याद रखना है कि इसके अनुसार तालिका बनाई जाती है, ठीक है, उसमें अंक भरे जाते हैं, अंक रखे जाते हैं, और फिर उसमें क्या है, क्या किया जाता है, ये प्रतिदर्श का चुनाव किया जाता है। ये जो तालिकाएं होती है बेटे, विद्वानों और जो संख्या शास्त्री उन्होंने बना रखी है, और इनका यूज करके आप सैंपल चुन सकते हो। क्लियर हो गया, इतना याद रख लो, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है अभी इसमें, ठीक है ना। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो उसे बेटा, फटाफट से नोट डाउन कर लो, जितना आपके लिए रेलेवेंट है मैं आपको सारा करा रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, याद रखना, फटाफट से नोट डाउन करिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसी यादृच्छिक जो विधि है उसके क्या गुण है और क्या दोष है, ठीक है ना, मेरिट और डिमेरिट।
बहुत आसान से मेरिट से देखो क्या लिखा हुआ है, इस विधि में पक्षपात की संभावना नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सभी इकाइयों को चुने जाने के समान अवसर प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो सभी इकाइयों के चुने जाने की संभावना बनी रहती है, इसलिए इसमें पक्षपात नहीं होगी। 52 के 52 पत्ते मेरे सामने थे, कोई भी चुना जा सकता था, सबको अवसर दिया गया था, ठीक है ना। तो इसमें पक्षपात नहीं होता। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर टू, इसने बोला यहाँ पे कि ये एक सरल विधि है, बहुत ज्यादा आसान है ये मेथड, ठीक है। इससे समय, धन और आपका जो परिश्रम है वो बचता है बेटा। तो ये काफी ज्यादा मतलब अभी सरल विधि है, इससे समय धन दोनों की बचत होती है। प्रतिदर्शों की शुद्धता का अनुमान लगाया जा सकता है, उसकी जांच हो सकती है। कैसे? अन्य प्रतिदर्श लेकर के। जैसे ये 16 वाला सिक्का भी देखा था, दोनों तरफ एक ही चीज थी। कई बार ऐसा होता है जो पर्ची बनाता है वो गेम खेल जाता है, वो जानबूझ के एक ही का नाम बार बार डाल देता है ताकि जानबूझ के वो चुना जाए। तो आप इसको चेक कर सकते हो क्या, जो पर्ची आपने चुनी है उसके अलावा दूसरी पर्ची और खोल के देख लेना बाद में, ठीक है, कि और पर्ची में अलग अलग नाम थे या नहीं थे, या सब में एक ही नाम लगा हुआ था। तो इसकी जांच की जा सकती है। आप अन्य प्रतिदर्श यानी अन्य सैंपल लेकर के देख लो कि वहां गड़बड़ तो नहीं है कुछ, है ना। जैसे डब्बे में पर्चे रखे 100 बंदों के, ठीक है। अब जिस बंदे ने पर्ची बनाई वो सोच रहा था कि मेरा नाम आ जाए, उसने ज्यादा से पर्ची अपने नाम भी डाल रखी थी, 100 बंदों के नाम थे ही नहीं उसमें। तो बाद में अब पर्ची आया, वो कह रहा है इसमें जीत गए, बाद में जब पर्ची चेक करी तो सब में उसी के नाम थे, तो गड़बड़ हो गया ना। तो आपने चेक कैसे किया? आप अन्य प्रतिदर्श लेकर के नहीं, अन्य पर्ची लेकर के देख सकते हो। चल, यदि दोष में क्या लिखा हुआ है, यदि प्रतिदर्श का आकार छोटा है तो इससे सांख्यिकी समूह का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होता। यानी ये पता है, जहां पे तुम्हारे पास मान लो कि 1 या 2 बंदे है, वहां पे पर्ची मेथड ये लगाओगे, टेबल क्या बनाओगे तुम। तो जब आकार छोटा होता है ना, तो वहां पे थोड़ा सा मेथड ना डगमगा जाता है, ठीक है ना। तो ये बोला गया। नंबर 2, यह विधि वहां भी उपयुक्त नहीं होती जहां इकाइयों में विविधता पाई जाए, यानी अलग अलग टाइप की इकाइयां, वहां भी थोड़ा सही नहीं माना जाता ये मेथड। और उसके अलावा यह विधि उन परिस्थितियों में भी उपयुक्त नहीं है जहां समग्र की कुछ इकाइयां इतनी महत्वपूर्ण है कि भाई साहब उसे आप छोड़ ही नहीं सकते। तो जब आप छोड़ नहीं सकते तो भाई साहब वहां पे तो ऐसे चुनने वाला हिसाब तो हो ही नहीं सकता, उनको सबको लेना पड़ेगा। तो कुछ इकाइयां इतनी महत्वपूर्ण है कि उनको आपको क्या करना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। तो वहां पे भी फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर आप कैसे वो रैंडम बेसिस पे कर सकते हो, सबको लेना पड़ जाएगा उसमें, ठीक है ना। अभी हमने टिप्पट टेबल पढ़ा था तालिका, कुछ बुकों में टिप्पेट भी लिखा हुआ है, याद रखना, टिप्पेट भी लिखा है, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं, टिप्पेट या टिप्पट, ठीक है ना, इस तरह से लिखा हुआ है, उससे हमें कोई मतलब ऐसा है नहीं। तो हमने गुण दोष भी पढ़ लिए। मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ, पार्ट नंबर 3 बनाएंगे, हो सके तो पार्ट नंबर 3 में ही चैप्टर को एंड कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। और अगर बड़ा आ गया तो एक पार्ट तो फिर देखा जाएगा, तब के तब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।